5 जून 2001 रात के ठीक 2:17 पाकिस्तान की मियांवाली सेंट्रल जेल की एक अंधेरी कोठरी। यहाँ एक कैदी कई सालों से बंद था। आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम एक पाकिस्तानी नागरिक के रूप में दर्ज था, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। ये व्यक्ति भारत का एक गुप्त जासूस था, एक ऐसा एजेंट जिसकी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं की गई थी। इस कहानी की शुरुआत हमें समय में पीछे ले जाती है। साल 1952, श्रीनगर, राजस्थान, भारत। यहीं जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। एक सामान्य परिवार में पले बढ़े रविंद्र बचपन से ही तेज दिमाग और अभिनय में रुचि रखने वाले युवक थे। कॉलेज के दिनों में वे नाटकों में भाग लेते थे और अपनी अभिव्यक्ति व संवाद अदायगी के लिए जाने जाते थे। साल 1970 के दशक की शुरुआत में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग देश के लिए नए एजेंट्स की तलाश में थी। ऐसे युवा जो मानसिक रूप से मजबूत हों, नई पहचान अपना सकें और लंबे समय तक दुश्मन देश में बिना पकड़े काम कर सकें। रविंद्र कौशिक की प्रतिभा ने एजेंसी का ध्यान खींचा। करीब 1973 के आसपास उन्हें एक गुप्त प्रक्रिया के तहत चुना गया। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नई भाषा, नई संस्कृति, नई पहचान अपनाने की ट्रेनिंग। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक रीति रिवाजों की जानकारी दी गई और धीरे धीरे उनकी पुरानी पहचान मिटाई जाने लगी। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये एक इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देने वाला फैसला था। रॉ ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक पाकिस्तानी नागरिक की पहचान। अब वे सिर्फ रविंद्र कौशिक नहीं थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिसे दुश्मन देश में कोई शक की नज़र से नहीं देखेगा। ये मिशन बेहद जोखिम भरा था। अगर उनकी असली पहचान कभी सामने आ जाती तो परिणाम निश्चित था, मौत या उससे भी बदतर यातना। लेकिन उस समय देश के लिए काम करने का जुनून और कर्तव्य की भावना इस खतरे से बड़ी थी। यहीं से शुरू होती है उस मिशन की कहानी, जिसने एक साधारण भारतीय युवक को भारत के सबसे खतरनाक जासूसों में बदल दिया। एक ऐसा मिशन जो वर्षों तक पूरी तरह गुप्त रहा और जिसकी सच्चाई आज भी पूरी तरह सामने नहीं आई है। साल 1968 से 1972 के बीच राजस्थान की श्री गंगानगर और बाद में कॉलेज जीवन के दौरान रविंद्र कौशिक एक सामान्य छात्र की तरह अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। वे न सिर्फ पढ़ाई में ठीक थे, बल्कि सांस्कृतिक गतिविधियों, खासकर नाटक और मंच प्रदर्शन में भी सक्रिय थे। कई स्थानीय कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया, जहां उनकी अभिनय क्षमता, संवाद अदायगी और आत्मविश्वास ने लोगों का ध्यान खींचा। इसी दौरान एक इंटर कॉलेज सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनकी परफॉर्मेंस ने कुछ ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित किया जो आम दर्शक नहीं थे। ये लोग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ से जुड़े थे। उस समय भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ था और एजेंसी ऐसे युवाओं की तलाश में थी जो दुश्मन देश में जाकर लंबे समय तक बिना शक के रह सके। रविंद्र कौशिक का प्रोफाइल इस काम के लिए उपयुक्त माना गया। अभिनय में निपुण, तेज दिमाग, नई परिस्थितियों में ढलने की क्षमता और सबसे महत्वपूर्ण, जोखिम उठाने की मानसिक तैयारी। कुछ समय बाद एक गुप्त प्रक्रिया के तहत उनसे संपर्क किया गया। ये कोई सीधा प्रस्ताव नहीं था, बल्कि कई चरणों में उनकी जांच की गई। उनकी मानसिक स्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, वफादारी और धैर्य का परीक्षण किया गया। जब एजेंसी को पूरा विश्वास हो गया कि वे इस मिशन के लिए उपयुक्त हैं, तब उन्हें एक ऐसा प्रस्ताव दिया गया जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। ये प्रस्ताव था देश के लिए एक गुप्त जासूस बनने का। इस प्रस्ताव का मतलब था अपनी असली पहचान छोड़ देना, परिवार से दूरी बना लेना और एक ऐसी जिंदगी जीना जहां अपनी सच्चाई किसी को नहीं बता सकते। ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी, ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। करीब 1973 में रविंद्र कौशिक ने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यहीं से उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, एक ऐसी जिंदगी जहां वे अब सिर्फ एक आम भारतीय युवक नहीं थे, बल्कि भारत के लिए काम करने वाले एक गुप्त एजेंट बनने की राह पर बढ़ चुके थे। आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी जानी थी जो उन्हें पूरी तरह बदल देगी, पहचान से लेकर सोच तक। और यही वो मोड़ था जहां से एक आम इंसान धीरे धीरे एक खतरनाक जासूस में बदलने लगता है। साल 1973 नई दिल्ली के गुप्त प्रशिक्षण केंद्र में रविंद्र कौशिक की असली जिंदगी धीरे धीरे खत्म की जा रही थी। ये कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं थी,
ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां एक इंसान की पुरानी पहचान को मिटाकर उसे पूरी तरह नया व्यक्ति बनाया जाता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के इस विशेष कार्यक्रम में हर दिन रविंद्र कौशिक को मानसिक और शारीरिक दोनों स्तरों पर तैयार किया जा रहा था। सबसे पहला चरण था भाषा और व्यवहार। उन्हें उर्दू भाषा को बिल्कुल एक मूल पाकिस्तानी नागरिक की तरह बोलना सिखाया गया। उच्चारण, लहजा, शब्दों का चयन, हर छोटी से छोटी चीज पर काम हुआ। सिर्फ भाषा ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों की बोलियों, आदतों और सामाजिक व्यवहार को भी सिखाया गया। दूसरा चरण था धार्मिक और सांस्कृतिक बदलाव। उन्हें इस्लामिक रीति रिवाज, नमाज पढ़ने का तरीका, रोजमर्रा की आदतें और सामाजिक परंपराएं सिखाई गईं, ताकि किसी भी स्थिति में उनकी पहचान पर शक न हो। तीसरा और सबसे कठिन चरण था नई पहचान बनाना। उनके लिए एक पूरी नई जिंदगी तैयार की गई। नया नाम, नया जन्मस्थान, नई शिक्षा का रिकॉर्ड, यहां तक कि नई पारिवारिक पृष्ठभूमि भी। इतिहास में दर्ज है कि उन्हें एक पाकिस्तानी मुस्लिम पहचान दी गई, जिसके साथ उन्हें आगे चलकर दुश्मन देश में बसना था। इस प्रक्रिया में उन्हें अपने अतीत से पूरी तरह अलग कर दिया गया। परिवार से संपर्क सीमित कर दिया गया, पुराने दोस्तों से रिश्ता खत्म, और सबसे बड़ी बात, अब वे अपने असली नाम से कहीं मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद शुरू हुआ सर्वाइवल और इंटेलिजेंस ट्रेनिंग। साल था 1975। कई महीनों की कठोर ट्रेनिंग के बाद अब मिशन का सबसे जोखिम भरा चरण शुरू होने वाला था, दुश्मन देश में प्रवेश। रविंद्र कौशिक अब अपनी असली पहचान से पूरी तरह अलग हो चुके थे। उन्हें एक नई पहचान दी गई थी, एक पाकिस्तानी नागरिक की, जिसके सभी दस्तावेज, बैकग्राउंड और जीवन का हर विवरण पहले से तैयार किया जा चुका था। ये प्रवेश किसी फिल्मी तरीके से नहीं हुआ, बल्कि बेहद शांत, योजनाबद्ध और गुप्त तरीके से किया गया। सीमा पार करने की प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया गया था कि किसी भी स्तर पर शक की गुंजाइश न रहे। हर कदम पर बैकअप प्लान तैयार था, अगर कुछ गलत हो जाए तो तुरंत रास्ता बदल सकें। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनका पहला उद्देश्य था खुद को पूरी तरह उस समाज में घुला देना। उन्होंने वहां एक छात्र के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू की। स्थानीय लोगों के बीच रहना, उनकी तरह बोलना, उनके साथ उठना बैठना, ये सब अब उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास के लोगों का भरोसा जीतना शुरू किया। कोई भी व्यक्ति उन पर शक नहीं करता था, क्योंकि उनकी पहचान अब पूरी तरह विश्वसनीय बन चुकी थी। आने वाले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसी पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के करीब पहुंचने की कोशिश की। ये मिशन जल्दबाजी में पूरा नहीं किया जा सकता था। ये एक लंबा खेल था, जहां हर कदम सोच समझ कर रखना था। हर दिन, हर बातचीत, हर निर्णय, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता था कि कहीं कोई छोटी सी गलती उनकी असली पहचान को उजागर न कर दे। इस दौरान वे पूरी तरह अकेले थे। न कोई अपना, न कोई पहचान, न कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वे अपनी सच्चाई साझा कर सकें। लेकिन इसी अकेलेपन के बीच उनका मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और अब अगला लक्ष्य था दुश्मन की सेना के अंदर जगह बनाना, जहां से असली खेल शुरू होने वाला था। साल 1977 से 1979 के बीच कई वर्षों तक पाकिस्तान में अपनी नई पहचान के साथ रहने के बाद अब मिशन का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, सैन्य तंत्र के भीतर प्रवेश। रविंद्र कौशिक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद पाकिस्तान की सेना में भर्ती होने का निर्णय लिया। ये कदम बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि यहां सुरक्षा जांच यानी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बेहद सख्त होती है। लेकिन उनकी तैयार की गई पहचान इतनी मजबूत थी कि किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं हुआ। सभी दस्तावेज, शैक्षिक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत विवरण पूरी तरह विश्वसनीय थे। यही वजह थी कि वे सफलतापूर्वक चयन प्रक्रिया पार कर गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका असली काम शुरू हुआ, भरोसा जीतना। उन्होंने अपने काम में इतनी ईमानदारी और दक्षता दिखाई कि धीरे धीरे वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान उनकी ओर गया। उनकी अनुशासन, समझदारी और व्यवहार ने उन्हें एक भरोसेमंद सैनिक बना दिया। समय के साथ उन्हें संवेदनशील जानकारियों तक पहुंचने मिलने लगी। यही वो बिंदु था जहां उनका मिशन अपने सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंच चुका था। अब वे सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वो दुश्मन की सेना के अंदर मौजूद एक ऐसा व्यक्ति थे जो भारत के लिए जानकारी इकट्ठा कर रहा था। इस दौरान उन्होंने बेहद सावधानी से काम किया।
महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना, रणनीतिक सूचनाएं एकत्र करना और सही समय पर सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचाना। हर जानकारी जो वे भेजती थी वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी। रविंद्र कौशिक दुश्मन देश की सेना के भीतर अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। अब वो उस स्तर पर पहुंच चुके थे जहां से वे अत्यंत गोपनीय और रणनीतिक जानकारी हासिल कर सकते थे। उनकी भूमिका अब सिर्फ एक सैनिक की नहीं रही थी, वे एक ऐसे अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे जिसे महत्वपूर्ण सैन्य योजनाओं और गतिविधियों तक पहुंच प्राप्त थी। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को उनसे लगातार ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम थीं। इन सूचनाओं में शामिल था सीमा पर सैन्य तैनाती की जानकारी, संभावित ऑपरेशनों की योजनाएं, रणनीतिक बदलाव और मूवमेंट। इन जानकारियों की सटीकता और समयबद्धता ने भारत को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद की। यही वो समय था जब उनकी पहचान रॉ के भीतर एक विशेष कोड नाम से की जाने लगी, ब्लैक टाइगर। ये नाम किसी औपचारिक घोषणा का हिस्सा नहीं था, बल्कि उनकी क्षमताओं और जोखिम भरे कार्यों को दर्शाने के लिए दिया गया एक आंतरिक कोड था। उनका काम पूरी तरह गुप्त था, न कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड, न कोई आधिकारिक पहचान और न ही कोई ऐसा दस्तावेज जो उनके अस्तित्व को साबित कर सके। हर संदेश जो वे भारत भेजते थे एक जटिल और सुरक्षित प्रक्रिया के तहत भेजा जाता था। कोडेड भाषा, तय समय और ऐसे माध्यम जिन पर आसानी से नजर न रखी जा सके। लेकिन इस सफलता के साथ एक और चीज लगातार बढ़ रही थी, खतरा। जैसे जैसे वे ऊंचे पद और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे उन पर नजर रखने की संभावना भी बढ़ रही थी। दुश्मन देश की खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय थीं और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि कहीं उनके बीच कोई अंदरूनी व्यक्ति जानकारी लीक कर रहा है। यानी खेल अब और ज्यादा खतरनाक हो चुका था। एक तरफ भारत की सुरक्षा के लिए अहम सूचनाएं थीं और दूसरी तरफ हर पल पकड़े जाने का रिस्क। इसके बावजूद ब्लैक टाइगर ने अपना मिशन जारी रखा, पूरी सावधानी, सटीकता और समर्पण के साथ। लेकिन हर मिशन की एक सीमा होती है और जल्द ही एक ऐसी घटना होने वाली थी जो इस पूरे ऑपरेशन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। ये वो समय था जब ब्लैक टाइगर यानी रविंद्र कौशिक अपने मिशन के सबसे सक्रिय और निर्णायक चरण में थे। दुश्मन देश की सैन्य व्यवस्था के भीतर रहते हुए अब उनका मुख्य उद्देश्य था अत्यंत गोपनीय जानकारी इकट्ठा करना और उसे सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचाना। यह काम जितना सुनने में सरल लगता है, उतना ही असल में जटिल और खतरनाक था। हर जानकारी के लिए उन्हें कई स्तरों से गुजरना पड़ता था। पहली जानकारी तक पहुंचना, फिर उसे याद रखना या सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड करना, और अंत में बिना किसी शक के उसे बाहर भेजना। वे किसी भी तरह का लिखित सबूत अपने पास नहीं रख सकते थे। अक्सर महत्वपूर्ण जानकारियां उन्हें याद रखनी पड़ती थीं, तारीखें, स्थान, सैन्य मूवमेंट और रणनीतिक निर्देश। सूचना भेजने के लिए विशेष कोड भाषा यानी कोडेड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता था। साधारण दिखने वाले संदेश जिनके अंदर छुपा होता था असली अर्थ, तय समय पर भेजे गए संकेत और ऐसे माध्यम जो आम नजर में पूरी तरह सामान्य लगें। ये सब एक बेहद सुनियोजित प्रणाली के तहत होता था जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इन सूचनाओं की वजह से भारत को कई महत्वपूर्ण सामरिक लाभ मिले। सीमा पर गतिविधियों की पहले से जानकारी, संभावित सैन्य योजनाओं का अंदाजा और दुश्मन की रणनीति को समझने का अवसर। लेकिन इस पूरे मिशन का सबसे कठिन हिस्सा था हर पल सामान्य दिखना। उन्हें अपने आसपास के लोगों के बीच बिल्कुल वैसे ही रहना होता था जैसे एक सामान्य अधिकारी रहता है। ना ज्यादा सतर्क दिखना, ना ज्यादा अलग व्यवहार करना, क्योंकि जासूसी की दुनिया में कभी कभी ज्यादा सावधानी भी शक पैदा कर देती है। इस दौरान वे पूरी तरह दोहरी जिंदगी जी रहे थे। एक तरफ पाकिस्तान की सेना का एक जिम्मेदार अधिकारी और दूसरी तरफ भारत के लिए काम करने वाला एक गुप्त जासूस। हर दिन, हर बातचीत, हर कदम एक संतुलन का खेल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये संतुलन बनाए रखना और भी कठिन होता जा रहा था, क्योंकि अब दुश्मन की खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो चुकी थीं और उन्हें इस बात का अंदेशा होने लगा था कि कहीं उन्हीं के बीच कोई व्यक्ति लगातार जानकारी बाहर भेज रहा है। यानी अब ये मिशन सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने तक सीमित नहीं था। साल 1983 के अंत में जांच का दायरा अब पूरी तरह संकुचित हो चुका था। पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को यह स्पष्ट हो गया था कि उनकी सेना के भीतर से ही गोपनीय सूचनाएं बाहर जा रही हैं।
कई महीनों की निगरानी, पूछताछ और विश्लेषण के बाद शक अब सीधे एक व्यक्ति पर टिक चुका था, रविंद्र कौशिक। शुरुआत में उन्हें सीधे गिरफ्तार नहीं किया गया। पहले उनकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। वे किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या बात करते हैं, हर छोटी से छोटी जानकारी को जोड़ा गया। फिर एक दिन उन्हें औपचारिक रूप से हिरासत में ले लिया गया। ये गिरफ्तारी अचानक नहीं थी, ये एक सुनियोजित कार्रवाई थी जिसमें उन्हें बिना किसी शोर शराबे के अलग किया गया ताकि बाकी नेटवर्क तक इसकी जानकारी ना पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया जहां उनकी असली पहचान की पुष्टि की जानी थी। शुरुआत में उन्होंने अपनी कवर पहचान को ही बनाए रखा, हर सवाल का जवाब उसी पहचान के अनुसार दिया। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थीं। जांच एजेंसियों के पास कुछ ऐसे संकेत और सबूत थे जिनसे यह साबित किया जा सकता था कि वे वही व्यक्ति नहीं हैं जो वे होने का दावा कर रहे थे। पूछताछ का स्तर धीरे धीरे कड़ा होता गया। बार बार वही सवाल, अलग अलग तरीकों से जवाब की जांच और मानसिक दबाव बनाना। ये सब इस उद्देश्य से किया जा रहा था कि उनकी कहानी में कोई भी असंगति सामने आ सके। लेकिन एक प्रशिक्षित जासूस के लिए ये पहली परीक्षा नहीं थी। उन्हें ऐसे ही हालात के लिए तैयार किया गया था। इसके बावजूद परिस्थितियां उनके खिलाफ जा रही थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, वैसे वैसे उनकी असली पहचान के करीब पहुंचा जाने लगा। और अंततः वो सच जिसे वर्षों तक छुपाकर रखा गया था, अब सामने आने लगा। ये सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं थी, ये एक लंबे समय से चल रहे गुप्त मिशन का अंत था। अब अगला चरण था पूछताछ। एक ऐसा चरण जहां सिर्फ सच्चाई ही नहीं बल्कि एक जासूस की सहनशक्ति और मानसिक मजबूती की भी परीक्षा होती है। शुरुआत मानसिक दबाव से हुई। लगातार पूछताछ, एक ही सवाल बार बार, नींद से वंचित रखना, भ्रम पैदा करने वाली परिस्थितियां। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाए और सच्चाई सामने आ जाए। लेकिन एक प्रशिक्षित एजेंट के रूप में उन्होंने अपनी कवर पहचान को बनाए रखने की कोशिश जारी रखी। जब मानसिक दबाव से अपेक्षित परिणाम नहीं मिला तो पूछताछ का स्तर और कठोर कर दिया गया। रिकॉर्ड्स और विभिन्न स्रोतों के अनुसार इस दौरान उन्हें शारीरिक यातनाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, उन्होंने अपने मिशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी उजागर नहीं की। ये वही क्षण था जहां एक जासूस की असली परीक्षा होती है, जब उसके पास बचाने के लिए सिर्फ दो चीजें होती हैं, उसकी जान और उसका देश। ऐसी परिस्थितियों में कई लोग टूट जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा तक सहन किया। समय के साथ उनकी स्थिति एक कैदी की तरह हो गई, जहां उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, न कोई आधिकारिक पहचान। लगभग 2 दशकों तक कैद में रहने के बाद ये कहानी अपने सबसे शांत लेकिन सबसे दर्दनाक अंत की ओर बढ़ती है। रविंद्र कौशिक अब भी पाकिस्तान की कैद में बंद थे, अलग थलग, बिना किसी सार्वजनिक पहचान के और बिना किसी आधिकारिक समर्थन के। इन वर्षों में उनकी सेहत लगातार गिरती रही। लंबे समय तक बंदी जीवन, सीमित चिकित्सा सुविधा और कठोर परिस्थितियों ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा, जिनमें फेफड़ों से जुड़ी समस्या भी शामिल थी। लेकिन इन सबसे बड़ी बात ये थी, वे पूरी तरह अकेले थे। न परिवार का साथ, न देश की खुली पहचान, न कोई सार्वजनिक सम्मान। एक ऐसा व्यक्ति जिसने सालों तक अपने देश के लिए काम किया, अब उसी दुनिया से पूरी तरह अलग हो चुका था। जेल के भीतर उनका जीवन एक साधारण कैदी की तरह दर्ज था। उनकी असली पहचान, उनका मिशन, सब कुछ रिकॉर्ड्स के पीछे छुपा हुआ था। और फिर जून 2001 में उसी कैद के भीतर उनका निधन हो गया। ये अंत किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुआ, ना ही किसी सार्वजनिक सम्मान के साथ। ये एक शांत, अनसुना और गुमनाम अंत था। उनकी मौत की खबर भी बहुत सीमित स्तर पर सामने आई। दुनिया के लिए ये एक सामान्य कैदी की मृत्यु थी, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी थी। ये एक ऐसे जासूस का अंत था जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे मिशन को दे दी जिसका श्रेय उसे कभी खुलकर नहीं मिल पाया। और शायद यही जासूसी की दुनिया की सबसे कठोर सच्चाई है। कुछ लोग देश के लिए सब कुछ दे देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ खामोशी मिलती है। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें आगे पहुंचाना भी जरूरी होता है। अगर आपको ये कहानी सच में छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे अनसुने हीरोज की कहानियां और लोगों तक पहुंच सकें।
शेयर जरूर करें, क्योंकि हर किसी को ये जानना चाहिए कि देश की सुरक्षा के पीछे कितने गुमनाम चेहरे होते हैं। और अगर आप ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।